हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज 1 सितंबर 2020 है और आज की इस वीडियो में हम एजुकेशन एंड जॉब रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट्स को कवर करने वाले हैं। तो आप लास्ट तक वीडियो पर बने रहें जिससे एक भी अपडेट आपसे मिस ना हो। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहली इंपॉर्टेंट अपडेट्स यहां पर आप सभी के लिए हो जाती है, वो है निजी स्कूलों में शिक्षकों की बड़े पैमाने पर की जा रही है छंटनी। तो आप जैसा कि देख सकते हैं, कोरोना काल में सभी स्कूल्स बंद हैं और ऐसे कंडीशन में जितने भी निजी स्कूल्स हैं, खासकर प्री प्राइमरी और प्राइमरी स्कूल, वहां पर पहले तो टीचर्स को हाफ सैलरी पर रखा गया या कुछ परसेंट सैलरी दी गई, और अब हालात ये हो गए हैं कि स्कूल ना खुल पाने की वजह से जहां पर स्कूल नहीं खुल रहे हैं, ऐसी स्थिति में टीचर्स को अब निकाला जा रहा है और बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। तो आइए देख लेते हैं क्या मामला है। यह अपडेट है लखनऊ से। यहां रखा, राजधानी के निजी स्कूलों में शिक्षकों की बंपर छटनी शुरू कर दी गई है। निजी स्कूल प्रबंधनों ने हाथ खड़े कर दिए हैं। छोटे स्कूल तो छोड़ दीजिए, शहर के कई नामचीन स्कूल तक इसमें शामिल हैं। सबसे ज्यादा प्री प्राइमरी और प्राइमरी कक्षाओं में पढ़ाने वाले शिक्षकों की हालत खराब है। कई बड़े स्कूलों ने इनके शिक्षकों को बिना वेतन के घर बैठा दिया है। शिक्षकों से कहा गया है कि जब तक हालात सामान्य नहीं होंगे बच्चे स्कूल नहीं भेजे जा सकते। राजधानी में यूपी बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई और बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े निजी स्कूलों की संख्या 1500 से भी अधिक है। निजी स्कूल प्रबंधनों ने फीस ना होने का कारण बताकर शिक्षकों की छटनी शुरू कर दी है। कई छोटे स्कूलों ने तो अप्रैल माह से वेतन नहीं दिया है। अब बड़े और नामचीन स्कूलों ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। गोमती नगर में संचालित शहर के एक नामचीन स्कूल ने अपने शिक्षकों को अब फीस के अनुपात में वेतन देने की घोषणा कर दी है। वहीं इसी इलाके के अन्य निजी स्कूल प्रबंधन ने वेतन को काटकर आधा कर दिया है। ऐसे कई मामले शहर के कई स्कूलों में देखने को मिल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, चाहे रोजगार के मुद्दा हो या शिक्षा से रिलेटेड मुद्दे हो, पूरी की पूरी गवर्नमेंट बैकफुट पर दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं, कोरोना को लगभग 5 महीने से ऊपर का समय हो चुका है। गवर्नमेंट ने आपके लिए चाहे कितना भी बड़ा 20 लाख करोड़ का राहत पैकेज खड़ा कर दिया हो, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ सुनने में अच्छा लगता है, कागजों पर अच्छा लगता है, लेकिन वास्तविकता और जो धरातल पर कार्य है वो बिल्कुल इसके विपरीत है। मैं कई ऐसे टीचर्स को जानता हूं और व्यक्तिगत रूप से जानता हूं जो योग्यता रखते हैं, काफी अच्छे टीचर हैं, लेकिन आज उनकी हालत ये हो गई है कि उनको अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए कॉल सेंटर्स तक की जॉब करनी पड़ रही है। आप सोचिए, एक लड़की होने के नाते अगर वो रात को या किसी ऐसे टाइम पर कॉल सेंटर्स में जॉब करने के लिए अपनी एक शिक्षक की पात्रता रखते हुए ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है, और ऐसे एक नहीं कई लोगों की संख्या है जिन्हें मैं जानता हूं। तो सोचिए, आप ऐसे कितने लोगों को जानते होंगे। तो हालात बहुत ही ज्यादा गंभीर हो चुके हैं। जीडीपी की बात की जाए तो इसकी रिपोर्ट माइनस की 23.9 समथिंग आई है। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि गवर्नमेंट की सारी योजनाएं किस तरीके से धूमिल हो रही हैं। केवल और केवल प्रचार किया जा रहा है अखबारों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से। मीडिया जिसे भारत का चौथा स्तंभ कहा जाता है, ऐसी स्थिति में यह चौथा स्तंभ कहां पर है, कैसे धराशायी हो रहा है। जो कि संवाद का कार्य करना चाहिए सरकार और जनता के बीच, वो सिर्फ और सिर्फ महिमा मंडन करने में लगा हुआ है। तो यह अपडेट हो गई है निजी स्कूलों को लेकर, जो कि बहुत ही बुरी स्थिति सिर्फ स्कूलों की ही नहीं, अदर प्राइवेट सेक्टर्स की भी यही होने वाली है। नेक्स्ट अपडेट है टीजीटी पीजीटी के इंटरव्यू को लेकर। इसका इंटरव्यू 21 सितंबर से आयोजित किया जाना है। यहां दे रखा है, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने प्रवक्ता यानी पीजीटी 2016 तथा टीजीटी कला संस्कृत विषयों का साक्षात्कार कार्यक्रम घोषित कर दिया है। इंटरव्यू 21 सितंबर से 22 अक्टूबर तक होने हैं। तिथिवार विषयवार सूची वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है, जिसके अनुसार अभ्यर्थी संस्था का विकल्प भरते हुए साक्षात्कार पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। नियत तिथि व समय पर मूल अभिलेखों के साथ उपस्थित होना है। प्रथम व द्वितीय बैच का रिपोर्टिंग टाइम क्रमशः 9 व 1 बजे है। रिपोर्टिंग का अंतिम समय क्रमशः 12 बजे व 4 बजे है। अभ्यर्थियों को फेस मास्क, हैंड ग्लव्स एंड सैनिटाइजर साथ लाना होगा। इसके अभाव में साक्षात्कार के लिए चयन बोर्ड परिसर में प्रवेश नहीं मिलेगा। परिसर के प्रवेश द्वार पर थर्मल स्कैनिंग एवं सैनिटाइजर की व्यवस्था रहेगी। तो टीजीटी पीजीटी 2016 के अभ्यर्थी काफी समय से इंतजार कर रहे थे, काफी आंदोलन भी किया, तब जाके इनको साक्षात्कार की तिथियां नसीब हुई हैं। साथ ही यहां दे रखा है, शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने को विरोध प्रदर्शन। तो यहां दे रखा, सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती का नया विज्ञापन जारी करने, टीजीटी बायो 2016 की परीक्षा तिथि घोषित करने और नए विज्ञापन में टीजीटी बायो की स्थिति स्पष्ट करने समेत अन्य मुद्दों को लेकर अभ्यर्थियों ने सोमवार को माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर प्रदर्शन किया। तो आपको बता दें, जो नई शिक्षक भर्ती आने वाली है टीजीटी पीजीटी से, वहां पर टीजीटी बायो के पदों के बारे में कोई डिटेल नहीं दी गई है। तो ऐसे में अभ्यर्थियों ने इसका विरोध किया है और मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द टीजीटी बायो का रिजल्ट भी घोषित किया जाए और उनके भी नियुक्ति की रास्ता आसान हो सके। नेक्स्ट अपडेट है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के फाइनल सेमेस्टर के एग्जाम्स को लेकर। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने काफी अच्छी पहल दिखाते हुए एक सराहनीय कदम उठाया है, और यह कदम है फाइनल ईयर के एग्जाम्स को ऑनलाइन मोड में कंडक्ट कराना। तो यहां दे रखा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय यूजी अंतिम वर्ष, पीजी व प्रोफेशनल कोर्स के अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा ऑनलाइन कराएगा।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश और यूजीसी के निर्देश के बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने परीक्षा की तैयारी तेज कर दी है। सोमवार को कुलपति प्रोफेसर आर तिवारी की अध्यक्षता में एकेडमिक काउंसिल की बैठक में ऑनलाइन परीक्षा कराने पर मोहर लग गई है। छात्र अब घर पर बैठे ऑनलाइन परीक्षा दे सकेंगे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय परीक्षा नियंत्रक की ओर से मंगलवार को परीक्षा का विस्तृत कार्यक्रम जारी किया जाएगा। उम्मीद है कि सितंबर के दूसरे सप्ताह में स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षा पूरी करा ली जाएंगी। स्नातक अंतिम वर्ष और प्रास्नातक एवं विधि पाठ्यक्रम के तकरीबन 20 छात्र ऑनलाइन परीक्षा में शामिल होंगे। अंतिम वर्ष की परीक्षा पहले से शुरू होगी। प्रस्नातक की परीक्षाएं देर से शुरू होने की तैयारी है। बैठक में परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर रमेंद्र कुमार सिंह, रजिस्ट्रार, सभी डीन और सभी विवादाध्यक्ष मौजूद रहे। और यहां दे रखा है कि इसमें अधिकतम 4 घंटे का समय दिया जाएगा। परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर रमेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि परीक्षार्थियों को किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। परीक्षा के लिए छात्रों को अधिकतम 4 घंटे का समय दिया जाएगा। इतने समय में पेपर डाउनलोड करने से लेकर उत्तर पुस्तिका को स्कैन करके अपलोड करना होगा, जिसे परीक्षा के समय पेपर विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। संबंधित छात्र प्रश्न पत्र को डाउनलोड करके प्रिंट ले लेंगे। इसके बाद किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तरों को हल करके उत्तर पुस्तिका को स्कैन करके परीक्षा नियंत्रक के मेल पर भेजना होगा। और यह जो व्यवस्था है केवल 2019-20 सत्र के लिए प्रभावी रहेगी। तो यह काफी सराहनीय कदम है। जहां कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग का अच्छे से पालन किया जाना चाहिए, तो यह एक बेहतरीन कदम साबित हो सकता है और अदर विश्वविद्यालयों को भी इससे कुछ सबक लेना चाहिए। और इसी दिशा में जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देना चाहिए, तो एक डिजिटल इंडिया की तरफ कदम बढ़ाते हुए इस प्रकार के कदम काफी सराहनीय हो सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट है पुलिस व पीएससी भर्ती 2018 को लेकर मामले में। इसके हाईकोर्ट में एक मामला था, इसकी सुनवाई हुई थी और इस पर एक डिसीजन आया है। तो उत्तर प्रदेश में भर्तियां हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लंबित होना कोई आश्चर्य और अचरज की बात नहीं है, बहुत ही सामान्य सी बात है। अभ्यर्थी परीक्षा देते हैं, परीक्षा के बाद रिजल्ट का इंतजार करते हैं। उत्तर कुंजी मामले में चैलेंज हो जाता है, रिजल्ट लीक हो जाते हैं, पेपर जो है लीक हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में बहुत ही सामान्य सी बात हो गई है और अभ्यर्थियों को इसकी आदत हो गई है। तो यहां दे रखा है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस व पीएससी भर्ती 2018 में अंतिम चयनित अभ्यर्थियों के कट ऑफ मार्क्स से अधिक कट ऑफ मार्क्स वाले अभ्यर्थियों को शामिल न करने पर पुलिस भर्ती बोर्ड और राज्य सरकार से 3 सप्ताह में जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पांड्या ने विवेक कुमार व 2 अन्य की याचिका पर अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी को सुनकर दिया है। अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति वर्ग के याची लिखित परीक्षा, शारीरिक मानक परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षा आदि में सफल हुए हैं। उनके कट ऑफ मार्क्स अपने वर्गों के अंतिम चयनित अभ्यर्थियों से अधिक हैं। इसके बावजूद उनका चयन नहीं किया जा सका है, जबकि उनसे कम अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को चयन कर लिया गया है। याचिका में कहा गया है कि पुलिस भर्ती बोर्ड ने चयन न करने का कोई कारण नहीं बताया है। तो उत्तर प्रदेश की योग्य सरकार, योग्य अधिकारी और योग्य आयोग की योग्यता आपके सामने प्रदर्शित है। आप देख सकते हैं योग्यता इतने चरम पर है कि किस प्रकार से घोटाले किए जाते हैं। और इस प्रकार के अधिकारियों पर मैंने कल भी वीडियो बनाकर कहा था, कुछ भी कार्रवाई नहीं होती है। विभागों के नाम बदले जाते हैं लेकिन काम वही के वही रहते हैं। नेक्स्ट अपडेट है एसीएफ आरएफओ 2017 लिखित परीक्षा के सफल अभ्यर्थियों के इंटरव्यू को लेकर। ये इंटरव्यू आज 1 सितंबर से प्रारंभ हो गए हैं। इंटरव्यू 4 सितंबर तक चलेंगे। हर रोज इंटरव्यू 2 पालियों में होंगे। पहली पाली का इंटरव्यू 10 बजे से तथा दूसरी पाली का इंटरव्यू 2 बजे से आयोजित होगा। आयोग ने इस भर्ती की लिखित परीक्षा का परिणाम 5 अगस्त को घोषित किया था। सामान्य और विशेष चयन को मिलाकर कुल 137 पदों के सापेक्ष 333 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए सफल किया गया है। तो आशा करता हूं कि बहुत जल्द यह भर्ती संपन्न हो जाए और जितने भी चयनित अभ्यर्थी हैं उनको अपनी योग्यता के अनुसार नियुक्ति पत्र बांट दिए जाएं। अब इसमें कोई भी मामला डिले नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी यह भर्ती लगभग 3 साल डिले हो चुकी है। नेक्स्ट अपडेट है बीडीओ भर्ती 2016 को लेकर। यह भर्ती भी हाईकोर्ट की ठोकरों पर खा रही है और यहां पर दे रखा है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा 2016 के अभ्यर्थियों को ओएमआर सीट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं और साथ ही गलत प्रश्नों पर अंक ना देने के मामले वाली दाखिल याचिका पर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से 6 सप्ताह में ओएमआर सीट उपलब्ध कराने को कहा है। यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता ने प्रयागराज के जीशान अहमद सिद्दीकी व 7 अन्य की याचिका पर अधिवक्ता लक्ष्मीकांत को सुनकर दिया है। याचिका आयोग की ओर से वर्ष 2016 में आयोजित ग्राम विकास अधिकारी इस परीक्षा में शामिल हुए थे। उनके कट ऑफ मार्क्स सामान्य श्रेणी में 78 व ओबीसी में 77 अंक होने के बावजूद चयन नहीं हुआ है। सूचना अधिकारी के माध्यम से जानकारी मांगी गई तो पता चला कि कुछ प्रश्नों में गलत विकल्प पर कोई अंक नहीं दिया गया है। याचिका में कहा गया है कि यदि प्रश्नों पर निर्णय लेकर याचियों को अंक प्रदान किया जाए तो उनका भी चयन हो जाता। कहा गया कि ग्राम विकास अधिकारी के लगभग 400 पद अब भी खाली हैं। कोर्ट ने बताया कि इसी प्रकार के एक अन्य मामले में एक अन्य पीठ ने ओएमआर सीट का देने का निर्देश किया है। कोर्ट ने याचिकों को ओएमआर शीट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। तो मामले हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ऐसे ही फंसते रहते हैं, फंसते आ रहे हैं और आगे भी फंसते रहेंगे। वहीं अगर बात की जाए एक सांसद की अगर सीट रिक्त हो जाती है या एक विधायक की सीट रिक्त हो जाती है तो तुरंत पुनर्मतदान करा के वो सीट फिल कर दी जाती है। लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसी स्थिति नहीं होने वाली है, ना ही रोजगार के संबंध में ऐसी कोई स्कीम आने वाली है। अगर एक बार में चयनित होने के बाद अगर सीटें रिक्त रह जाती हैं तो आप धरने देते रहिए, रिक्वेस्ट करते रहिए, लेकिन वो सीट्स नहीं भरी जाएंगी। तो ये हालात हैं उत्तर प्रदेश में नियुक्तियों को लेकर। नेक्स्ट अपडेट है पीसीएस प्री 2020 के एग्जाम को लेकर। यहां अभ्यर्थियों से 3 जिलों के विकल्प मांगे गए हैं। दे रखा है
लोक सेवा आयोग ने पीसीएस, एसीएफ एवं आरएफओ प्रारंभिक परीक्षा 2020 के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से परीक्षा केंद्र के लिए 3 जिलों का विकल्प मांगा है, ठीक वैसे ही जैसे पूर्व में समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती 2016 के अभ्यर्थियों से मांगा गया था। पीसीएस, एसीएफ एवं आरएफओ प्रारंभिक परीक्षा 11 अक्टूबर को होनी है। इसके लिए 59,05,696 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। आयोग के परीक्षा नियंत्रक अरविंद कुमार मिश्र ने बताया कि प्रारंभिक परीक्षा के लिए 19 जिलों में तथा जो सेंटर से बनाए जाएंगे, परीक्षार्थियों को 19 में से किन्हीं 3 ऐसे जिलों का विकल्प देना होगा जहां वे सुगमता से प्रारंभिक परीक्षा दे सकते हैं। बता दें कि यह विकल्प कोरोना वायरस के संक्रमण के मद्देनजर परीक्षार्थियों की सहूलियत के लिए मांगे जा रहे हैं। तो ये तो चलिए मान लीजिए कोरोना काल के कारण आपको ये विकल्प मौजूद दिए जा रहे हैं, लेकिन आप स्थिति देख लीजिए, जो पहले पूर्व में परीक्षाएं होती रही हैं उनके सेंटर्स यकीन मानिए 400 से 500 किलोमीटर दूर तक सेंटर्स बनाए जाते थे, चाहे स्टूडेंट की हैसियत हो वहां तक जाने की ना हो, और एक बार जाने पर एटलीस्ट 500 से 1000 रुपए खर्च होते ही होते हैं। तो गवर्नमेंट को उससे कोई मतलब नहीं है। गवर्नमेंट को अपनी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से नहीं करनी है, केवल और केवल सेंटर्स दूर बनाने हैं और ऐसी स्थिति में मोटी रकम वसूलनी है जो बेचारे बेरोजगार अभ्यर्थी हैं। और नेक्स्ट अपडेट है, आईटीआई में प्रवेश के लिए आवेदन की तिथि बढ़ा दी गई है और यह तिथि बढ़ाकर 7 सितंबर कर दी गई है। तो यहां दे रखा है, आईटीआई में प्रवेश लेना चाहने वाले स्टूडेंट्स के लिए किसी कारण से प्रवेश लेने के लिए आवेदन नहीं कर सके हैं तो 7 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 31 अगस्त से बढ़ाकर 7 सितंबर कर दी गई है। राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद के संयुक्त निदेशक एस तिवारी ने कहा है कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए आवेदन तिथि बढ़ाई गई है, क्योंकि जो अभ्यर्थी थे वो अपनी अधिकतम संख्या में आवेदन नहीं कर पाए थे। तो ये आईटीआई कैंडिडेट्स के लिए एक राहत भरी खबर हो सकती है, और जो कैंडिडेट्स इसमें रह गए हैं वो अभी तक अप्लाई कर सकते हैं 7 सितंबर तक। तो ये हो गई आज 1 सितंबर 2020 की एजुकेशन एंड जॉब रिलेटेड अपडेट्स। आई होप आपको ये हेल्पफुल रही होंगी। ऐसी ही डेली एजुकेशनल एंड जॉब रिलेटेड अपडेट्स के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल रविंद्र विला को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए जिससे सभी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक तुरंत पहुंच सके। साथ ही आप मुझे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर रविंद्र विला यानी RAVINDRAVILA टाइप कर मेरे साथ जुड़ सकते हैं, और आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मेरे साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं। और अभी मैंने रिसेंटली जो मन की बात कार्यक्रम हुआ था उसको ट्रोलिंग को लेकर एक वीडियो, डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो बनाया है, तो आप उस वीडियो को कंप्लीटली देखें। मैं आपको चैलेंज करता हूं कि वो वीडियो देखने के बाद आपकी गवर्नमेंट के प्रति जो सोच है डेफिनेटली बदल जाएगी। तो आप उस वीडियो को लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।